नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पूरे देश में उत्साह और धूमधाम से 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो हमने सोचा क्यों न इस मौके पर थोड़ी सी बात अपने संविधान के बारे में की जाए। वो बातें जो कम लोगों को पता है लेकिन मजेदार हैं और हमारे संविधान को बाकी दुनिया के मुकाबले खास बनाती हैं। मसलन आपको पता है कि भारत के संविधान सभा बनाने का विचार सन 1950 या फिर 1947 से बहुत पहले आ चुका था। क्रांतिकारी और आजादी के सिपाही एम.एन. रॉय ने 1934 में पहली बार संविधान सभा बनाने का विचार प्रस्तावित किया था, जिसे एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा गया, क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों में मौजूद बेहतरीन प्रावधानों को लिया गया है। मसलन ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडल प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया। यूएसएसआर यानी वर्तमान रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और न्याय के आदर्शों को उठाया गया। कनाडा के संविधान से संघवाद, जहां केंद्र और राज्य के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार तय होता है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई। और फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार उठाया गया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया। जापान के संविधान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की अवधारणा को उठाया गया। भारत का संविधान न तो प्रिंटेड है और न ही टाइप किया हुआ है। यह एक कलाकृति सरीखा है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हाथों से लिखा और कैलीग्राफ किया गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से इसे लिखा। राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस सहित शांति निकेतन के कई सारे कलाकारों ने हाथ से लिखे इस भारतीय संविधान के हर पन्ने को सजाया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचान रखने के अलावा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान भी है। इसमें 1,17,369 शब्द हैं। दूसरी ओर मोनाको का संविधान सबसे छोटा है, जिसमें 3,814 शब्द हैं। भारत के संविधान की मूल प्रतियां भारत की संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम के बक्सों में संरक्षित हैं। इसके बनने से लेकर लागू होने तक कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। भारत का संविधान बनने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके पहले मसौदे में 2000 संशोधन किए गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 अनुभाग थे। वर्तमान में यह बढ़कर 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान के मसौदे पर संविधान सभा के 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार और संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान को लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान पर दस्तखत करने वाले पहले व्यक्ति थे और संविधान सभा के सदस्य फिरोज गांधी ने इस पर सबसे आखिर में दस्तखत किया। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान और संवैधानिक संशोधनों की अंतिम निर्णायक और व्याख्याकार है। यहाँ हमने अपने संविधान से जुड़ी कुल 13 दिलचस्प जानकारियां आपसे साझा की। यहाँ हमारा एक सवाल आप लोगों से भी है, इनमें से कितनी बातें आपको पहले से पता थी? जाहिर है हमारे संविधान से जुड़ी ऐसी बहुत सारी रोचक और अहम बातें हैं। हर भारतीय को अपने संविधान से जुड़ी इतिहास और महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। आप इस महान पुस्तक की रचना से जुड़े जितने ज्यादा अनजान तथ्यों और चुनौतियों को जानेंगे, उतना ही आपको अपने संविधान पर गर्व होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बनारस का विकास हो रहा है। इस विकास की प्रक्रिया में बनारस का रस निचोड़ा जा रहा है। इतना कि घाटों की सीढ़ियां हाँफ रही हैं, दीवारें गिर रही हैं और इतिहास मलबे के नीचे अपनी तारीखें ढूंढ रहा है। ये तस्वीरें बनारस के मणिकर्णिका घाट की हैं, वही घाट जहां सदियों से जीवन और मृत्यु आमने सामने बैठते आए हैं। घाट को सुंदरीकरण के नाम पर ध्वस्त किया जा रहा है। सदियों पुराना इतिहास मलबा बनकर जल समाधि ले रहा है और परंपरा चुपचाप जमींदोज हो रही है। लेकिन आज काशी की आत्मा रो रही है। वो कह रही है कि विकास के नाम पर विरासत को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सुविधा, सौंदर्यीकरण और आधुनिकता के नाम पर काशी की आत्मा को भारी भरकम मशीनों से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है।
लोगों का आरोप है कि 250 साल पुराने मंदिर तोड़े गए, बिना किसी सूचना के ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया गया। इस तोड़फोड़ को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या सरकार मणिकर्णिका जैसे प्राचीन घाट को उसके मूल रूप में संजो नहीं सकती थी? जवाब बिल्कुल सीधा है, हाँ, बिल्कुल किया जा सकता था। एक होता है संरक्षण और एक होता है पुनर्निर्माण। संरक्षण का अर्थ होता है प्राचीन भवनों, सड़कों, गलियों, मंदिरों का जस का तस उसके मूल प्राचीनतम रूप में संरक्षित करना। यह बात साफ है कि इस सरकार का संरक्षण में कोई यकीन ही नहीं है। यह जमीन को समतल करके नए सिरे से निर्माण में यकीन रखती है, भले ही उस चक्कर में उसका ऐतिहासिक रूप और महत्व खत्म हो जाए, नामो निशान मिट जाए। जो पुराना है वो अव्यवस्थित है, जो अव्यवस्थित है वो बाधा है, और जो बाधा है उसे तोड़ दिया जाएगा। ऐतिहासिक इमारतें अब चमचमाते कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दी जाएंगी। घाट अब धर्म अध्यात्म का केंद्र नहीं, टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे। आस्था सिर्फ सेल्फी पॉइंट होगी और सभ्यता धंधा बन जाएगी। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसे अपनी सभ्यता, परंपरा और इतिहास से लगाव होता है वो संरक्षित करता है। अगर काशी से पूछते तो वह भी यही जवाब देता कि मैं पुराना हूं, पुराना ही रहने दो, थोड़ा टूटा, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा अव्यवस्थित, मगर पूरी तरह से जिंदा। 18वीं सदी में जिस घाट को देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी श्रद्धा से संवारा, आरोप है कि उन्हीं की प्रतिमा पर बुलडोजर चला दिया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने करीब 250 साल पहले वाराणसी में मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि तब अहिल्याबाई ने यहाँ पर कई मंदिर और मूर्तियों की स्थापना की थी, स्नान घाट का निर्माण कराया था। लेकिन अब इसी स्थान पर शमशान घाट का प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के चलते देवी अहिल्याबाई की स्मृतियों से जुड़े मंदिर और मूर्तियों को हटाए जाने को लेकर बवाल उठ खड़ा हुआ है। इन सब के बावजूद सरकार के नुमाइंदों के कान पर जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि दरबारी मीडिया प्राइम टाइम पर हिंदू हिंदू चिल्लाकर हर आवाज को दबा देगा। अब रिपब्लिक भारत के इस हुड़कचुल्लू एंकर को ही देख लीजिए, कह रहा है अगर कोई दीवार टूटी है तो उससे भी सुंदर दीवार बन जाएगी। देश के अंदर यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि मोदी और योगी ये दोनों हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी। अगर ये मणि टूटी है तो इससे बेहतर कंस्ट्रक्शन वहां पे होगा। अगर कोई दीवार गिरी है तो उसकी जगह उससे सुंदर दीवार बनेगी। दीवार गिरी है तो उसकी जगह उससे सुंदर दीवार बनेगी। इस कुतर्क के नजरिए से आप सोचें कि कोणार्क और हम्पी तक के प्राचीन खंडहरों की अब क्या जरूरत है। उन पर बुलडोजर चलाकर मोदी जी नया और सुंदर सा मंदिर बनवा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐतिहासिक चीजों की वैल्यू आखिर है क्या? ताजमहल को भी अब क्यों बख्शा जाए? मार्बल पुराना हो चुका है, रखरखाव मुश्किल है। बुलडोजर चलाइए और उसकी जगह ग्लास स्टील का न्यू इंडिया ताजमहल बना दीजिए। विडंबना देखी कि अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, जिसे औरंगजेब के फरमान पर ध्वस्त किया गया था। वही काशी विश्वनाथ मंदिर जहां मोदी जी की सरकार ने अपना ड्रीम कॉरिडोर बनाया और एक पूरा मोहल्ला, सैकड़ों ऐतिहासिक संरचनाएं ध्वस्त कर दी गई। मंदिर, चबूतरे, गलियां, स्मृतियां, सारी विरासतें मिटा दी गईं। दर्जनों शिवलिंग मलबे में तब्दील कर दिए गए। विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र प्रसाद तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था, मोदी जी ने औरंगजेब से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया है। पर किसी के कहने से क्या होता है, मोदी जी तो गंगा पुत्र हैं। माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है और माँ के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। जिस मां गंगा ने मोदी जी को गोद लिया है, आज उसकी हालत भी देख लीजिए। भारत सरकार अब तक गंगा की सफाई के नाम पर 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पानी में बहा चुकी है, मगर गंगा का पानी आज भी न इंसानों के पीने लायक है और न ही जलीय जीवों के जिंदा रहने लायक। बायोलॉजिस्ट और एडवेंचर शो होस्ट जेरेमी वेड ने अपने एक डॉक्यूमेंट्री में बनारस में गंगा की जो तस्वीर दिखाई है, वो किसी भी सरकारी दावे के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है। उनकी जांच बताती है कि अनट्रीटेड सीवेज की बदौलत गंगा आज फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से लबालब है। आसान भाषा में कहें तो इंसानी मलमूत्र बिना किसी हिचक के सीधे मां गंगा को परोसा जा रहा है। Gushing straight into the river from countless sewage outlets like this one, untreated human waste is by far the biggest source of pollution in the Ganges. हालत ये हो चुकी है कि गंगा की स्थानीय और पारंपरिक मछलियां अब लगभग गायब हो चुकी हैं। गंगा अब अपनी जैविक पहचान खोती जा रही है। एक
10 fish. Looking at these fish, you would say the Ganges has got to be pretty healthy. But 9 of these 10 fish are tilapia. That's not a native species. It seems that tilapia are very well established here, and that is probably at the expense of native species. बनारस से भी ज्यादा बदतर हालत गंगा की कानपुर में है। चमड़ा उद्योग से जुड़ी सैकड़ों टैनरियां हर रोज करोड़ों लीटर जहरीला कचरा, जिसमें क्रोमियम, लेड और आर्सेनिक जैसे खतरनाक रसायन शामिल हैं, बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में उड़ेला जा रहा है। This is all on its way down towards the river, apart from some of it which is taken off into irrigation canals heading towards farmland. If the water's as toxic as it looks, I wouldn't want to eat anything grown in these fields. हैरानी की बात है कि समाधान मौजूद है, तकनीकी मौजूद है और पैसा भी है, मगर जो चीज गायब है वो है राजनीतिक ईमानदारी। आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि कैमरे से प्रदूषण का सोर्स तक बताया जा सकता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। This is a normal image from the naked eye. We can't see the pollution. It just disappears. But just check on this. That is so dramatic. In Deep Row's enhanced image, the pollution and where it's coming from are both clearly visible. वैसे भी गंगा को साफ करने में टाइम क्यों बर्बाद किया जाए, जब काम आस्था के फूहड़ प्रदर्शन से चल ही सकता है। सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट, जहरीले नालों को रोकना, ये सब उबाऊ काम क्यों करना। मलमूत्र के साथ साथ थोड़ा सा दूध गंगा में डालकर शायद हमारे पाप आसानी से धुल जाएं। ये शख्स भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। गंगा का दुग्धाभिषेक हो रहा है और मासूम बच्चे दूध की कुछ बूंदों के लिए रिरिया रहे हैं। इस आदमी को शायद डर था कि कहीं भूखे बच्चों ने दूध पी लिया तो उसकी श्रद्धा में मिलावट हो जाएगी। यह दृश्य असल में आस्था का नहीं, नैतिक दिवालियेपन का है। यहाँ नदी में बहाया गया दूध पुण्य है और बच्चे के पेट में गया दूध पाप। इस वीडियो ने शायद आपको कुछ ज्यादा ही विचलित कर दिया हो, इसलिए आइए अब थोड़ी मौज मस्ती की बात करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि आप सूट बूट में खड़े हैं, पीछे स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां हैं, महंगे होटल में आप चिल कर रहे हैं, जो चाहे वो खाएं, आपको न तो बिल भरना है और न ही बॉस के आगे छुट्टी के लिए अर्जी लगानी है। अच्छा लगा ना? हाँ, लगा ही होगा, क्योंकि ये सुविधा सिर्फ इमेजिनेशन तक ही सीमित है। हकीकत में तो आपको रजाई में घुसकर मूंगफली भी टूंगनी हो तो पैसा लगता है, लेकिन हमारे नेताओं का गणित थोड़ा अलग है। उनका ऑल इंक्लूसिव पैकेज जनता स्पॉन्सर करती है, टैक्स भरकर। दावोस में आजकल यही चल रहा है। हमारे नेता लोग भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड में जाकर तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं खेल रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में ही इंटरनेशनल मीट कर रहे हैं। जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए, आपको मजा आएगा। भारत के नेता भारतीय उद्योगपतियों और भारतीय कंपनियों के साथ डील साइन कर रहे हैं। जी हाँ, पासपोर्ट का रंग एक, पैन कार्ड एक, लेकिन साइनिंग स्विट्जरलैंड में हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ही लीजिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र ने 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। एक मेगा डील अल्टा कैपिटल और पंचशील रियलिटी के जॉइंट वेंचर के साथ हुई। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। शायद दोनों को पुणे की गर्मी रास नहीं आई, इसलिए डील को थोड़ा ठंडा रखने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया गया। आगे भी वही सब है। मुंबई स्थित टाटा हो या रिलायंस या फिर अहमदाबाद स्थित अडानी, सब के सब दावोस में एमओयू साइन करने पहुंचे। यही नहीं, अभी और सुनिए। रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया। अब मजेदार बात यह है कि लोढ़ा डेवलपर्स के फाउंडर मंगल प्रभात लोढ़ा हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार के ही कौशल विकास मंत्री और भाजपा के विधायक हैं। और जब यह सब चल रहा था तब हमारे मीडिया वाले भाई बंधु क्या कर रहे थे? वो जो कर रहे थे उसे देखकर हम कह सकते हैं कि अगर यह सब थोड़े दिन और जारी रहा तो फिर हमारे मीडिया को पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करने से कोई रोक नहीं पाएगा और यह दुनिया के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हरहरा कर ऊपर चढ़ जाएगा। Hello and a very warm welcome. You're watching an India Today special broadcast being brought to you from the stunning ski resort of Klosters, Davos. So get set to get rebrained all this week only on India Today, live and exclusive from Davos
in Switzerland. Watch our live coverage of the World Economic Forum at Davos. मीडिया के इतर ये जो सारी छैहट थी यह खाली एमओयू साइन करने के लिए हो रही थी। माने कोई पैसा आ रहा होता तो भी बात बन जाती। दिक्कत यह है कि एमओयू का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मोटी मोटा मतलब ये समझ लीजिए कि ठीक है देख लेंगे। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं होती है, न फंडिंग की कोई गारंटी, बस एक कागज होता है जिस पर लिखा रहता है आगे देखा जाएगा। आगे चलकर किसी का मूड बदल गया तो डील ऐसे गायब होती है जैसे सरकारी फाइलों से जरूरी पन्ने। एमओयू को आप बाल विवाह की तरह समझें। बचपने में दो परिवारों ने अपनी मर्जी से शादी कर दी, फोटो खिंच गई, रिश्तेदारों ने मिठाई खा ली, लेकिन लड़का लड़की जवान हुए, गौना का टाइम आया तो लड़का बोला अभी तो मुझे करियर बनाना है, लड़की बोली पढ़ाई लिखाई पहले करूंगी फिर सोचूंगी। बचपन की शादी 55 में अटक गई। एमओयू भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, रिश्ता तय है लेकिन निभाने की कोई मजबूरी नहीं है। खैर, अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव में एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनने वाला था। बिल्डिंग बन चुकी थी, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर बुलडोजर चला दिया क्योंकि यह स्कूल अब्दुल नईम बनवा रहे थे। अब्दुल नईम के सपनों की जगह अब एक टूटी फूटी इमारत नजर आती है। हमसे ये पूछा गया कि यहाँ मदरसा है या स्कूल है। हमने बोले कि इस बात की हमारे को जानकारी नहीं है, ऐसी कोई शिकायत भी पंचायत में आई नहीं। सबने गांव वासियों ने भी कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं और ऐसी कोई हमारा चर्चा तक के नहीं दिया था। तो सबको खुशी थी कि स्कूल बन रहा है और जो कुछ भी हलचल हुई 11 तारीख 10 तारीख से हुई और 13 तारीख को मेरा भवन तोड़ दिया गया। उम्मीद कम लग रही है। नईम भाई बोल रहे थे कि अब मैं स्कूल खोलूंगा ही नहीं, तो एक निराशा सी है हमारे बीच में कि अब स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट का सब्सक्रिप्शन आज़ाद पत्रकारिता की गारंटी है। वो पत्रकारिता जो हर तरह के विज्ञापन से, न हम सरकार का विज्ञापन लेते हैं न किसी कॉरपोरेशन का। ऐसी पत्रकारिता को आपके समर्थन की, आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, तो न्यूज लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।